10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम ब्रजेश है। ये कुंडली मुझे मिली है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। पहले ये कार्यक्रम जो शुक्रवार को मिलता था, अब वो आपको शनिवार को मिलेगा। मतलब शनिवार को सुबह में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम बनता है वो 2 हिस्सों में बनता है। एक सुबह में 10 बजे से 11 बजे के बीच में मिलता है और एक शाम में 8 बजे मिलता है। मेरे 2 कार्यक्रम प्रत्येक दिन जाते हैं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे नकुल पाराशर के नाम से, जिसमें से सुबह 10 बजे से 11 बजे वाला कार्यक्रम जो होता है वो कुंडली विश्लेषण का होता है और शाम का कार्यक्रम ज्योतिषीय सूत्रों से संबंधित होता है। आदि आदि चीजों से बताता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। रविवार के कार्यक्रम के लिए आप लोग सवाल नहीं लिख रहे हैं, अवश्य लिखा करिए। और रविवार के कार्यक्रम के लिए आपके दिमाग में जहां कहीं से भी कोई भी सवाल हो, किसी भी क्षेत्र से, मुझे अवश्य लिख करके भेजिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब ये कुंडली मिथुन लग्न की है, पर इनकी कुंडली में सबसे पहले मैं आपको, चूंकि ये विस्तार वाला कार्यक्रम है जो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का बनता है, उस पर मैं सबसे पहले पंचांग पे चर्चा करता हूं। इनका जन्म विभव संवत्सर में हुआ है 2031 विक्रम संवत और शक संवत 1897। विभव संवत्सर में जो लोग जन्मे होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छी बात यह होती है कि धनाढ्य होते हैं, अपने बल पे दुनिया को जीतने की दमखम रखते और पैदावार बुद्धि होती है। मतलब ये हाथ जिस चीज को लगा दें वो शुद्ध और बलवान हो जाए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि विभव संवत्सर में जन्मे लोग बहुत ही ज्यादा उत्पादक क्षमता से युक्त होते हैं। ये बात है। दक्षिणायन में जन्मे होने से चंद्रमा का बल बढ़ेगा, सूर्य का बल कमजोर होगा। अगर आपकी भी कुंडली में, और आप अपनी कुंडली अगर देखने चलते हैं और अगर आपको उसमें पता चलता है कि आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, तो निसंदेह आपको अपने सूर्य पे बल देने की आवश्यकता होगी और चंद्रमा आपकी कुंडली में बड़े खिलखिला जाने वाले होंगे। इस वजह से कि जब जन्म कुंडली में दक्षिणायन का जन्म होता है तो हमें अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता पे, अपने आत्मबल पे, अपने पिता के साथ बनने वाले संबंधों पे, अपने सगे संबंधियों पे और अपने लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए मेहनत किए जाने वाले जो मेहनत का फल होता है उस पे ध्यान बढ़ाने के लिए उसका बल बढ़ाना होता है। मतलब पूरे जोश के साथ लगने की आवश्यकता होती है। क्लियर है? वर्षा ऋतु में जन्मे होने से उत्पादक क्षमता, मैंने बात कही थी, उत्पादक क्षमता बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति जिस चीज को छू देता है वो बड़ा ही अच्छा हो जाता है और बेहतर हो जाता है और दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं। मन परेशान थोड़ा रहता है, भविष्य को लेकर के व्यक्ति डरा रहता है। अगर भविष्य को लेकर के कमजोर नहीं होगा तो निस्संदेह उसके जीवन में, दिमाग में या फिर उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। लेकिन यहां पे व्यक्ति चिंतनशील है, मननशील है, भविष्य को लेकर के समझदार है और उसके प्रति एक आशावादी प्रवृत्ति लेकर के बैठा हुआ है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संतान श्रेष्ठ होती है, संतति का सुख मिलता है। 9वीं तिथि के चंद्रमा कृष्ण पक्ष के शुभग्रह होते हैं। 10वीं तिथि से उनका पापग्रह होना ठीक होने लगता है और खराब होने लगता है, में से खराब होने लगता है। मतलब चंद्रमा जब 10वीं तिथि के हो जाते हैं तो परेशानी बढ़ाने लगते हैं। कि अगर बुधवार को व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो समझदार होता है, बुद्धि से युक्त रहता है और उसकी तार्किकता हमेशा उसका बल बढ़ाती है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं तो इस व्यक्ति पे आप भरोसा कर सकते हैं। और एक और भी अच्छी बात है कि व्यक्ति सफल रोजगार करने वाला और साथ ही साथ सफल व्यवसायी भी होता है। अतिगंड योग पेट और दांत और कान से संबंधित समस्या पैदा कर सकता है। क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में सात्विकता है, धर्म है, पुराण है, कथाएं हैं, धर्मशास्त्र है, बड़ों का आदर है और सुचारू रूप से जीवन जीना चाहता है। पहले से ही प्लानिंग करना चाहता है। किसी भी चीज को समझने की शक्ति उसके पास बड़ी तीव्र और बुद्धिमान होती है और वो कभी भी किसी को ठग करके और किसी को कमजोर और नुकसान पहुंचा करके किसी भी मंजिल तक नहीं जाना चाहता। हमेशा ही श्रेष्ठ होता है और बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी भी होता है। ये इनकी कुंडली है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति का जन्म बुधवार को हुआ है। इससे और भी अच्छी बात है कि व्यक्ति का गण देव है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन का सात्विकपन कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इसमें सबसे अच्छी बात यह होगी कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं और उससे भी अच्छी बात यह है कि व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है।
हालांकि इसे मूल नक्षत्रों के अंतर्गत रखा गया है, चंद्रमा यहाँ अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी तकलीफें भी मिलेंगी और कई बार यहाँ पे जातक के जीवन को पिता को कष्ट भी मिलते देखा जाता है। दूसरे नंबर पे अगर एक बात कह दूं तो यहाँ आपको अपने माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, कुटुंबजनों को लेकर के बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यहां जातक अगर खुद का मालिक खुद बना बैठा रहे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। संतान वगैरह से सुख व्यक्ति को मिलता रहेगा, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इनकी कुंडली में 5 सबसे अच्छी बातें मैं बताऊं तो भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में मित्र की राशि में बैठना और इस भाव के अधिपति का 12वें अपने भाव से 12वें जाने के कारण इस भाव को थोड़ी कमजोरी मिलेगी, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को बेवजह की चिंताओं से युक्त बार बार काम का रुकना, काम का विलंब होना, मेहनत ज्यादा करना और उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजों पे अपना फुल फोकस न बना पाना भी होता है। एक साथ बहुत सारा काम करने का बल, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और बेवजह के कामों में रुक करके अपना नुकसान कर देना। मित्रों के साथ ज्यादा वक्त बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना ज्यादा हो सके अपने काम पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये पहली बात है। दूसरी सबसे अच्छी बात इस कुंडली में चंद्रमा और मंगल का एक साथ होना, जहां चंद्रमा उच्चाभिलाषी होंगे, 0 डिग्री के चंद्रमा और 7 डिग्री के मंगल में से मंगल का बल बढ़ेगा। ये यहां स्वग्रही होकर के जातक के जीवन में जो भी जातक समझ ले कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे मेरा काम कई दिनों से लटक रहा है, तो मंगल की दशा का इंतजार व्यक्ति कर सकता है। और वैसे इस कुंडली में चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध यहां से बनेगा, जिसके कारण व्यक्ति लक्ष्मी से संपन्न होता है, श्रेष्ठ होता है, गंभीर होता है, धार्मिक होता है, प्रबुद्ध होता है, परोपकारी होता है, कुल का दीपक होता है, मर्यादित होता है, संवेदनशील होता है और बहुत जल्दी जल्दी किसी भी चीज से प्रभावित होने वाला भी होता है। क्लियर है? इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात थी। तीसरी सबसे अच्छी बात है केंद्र में गुरु और एक दूसरे से केंद्र में एक दूसरे से सूर्य और गुरु का होना। यह सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि इस कुंडली के लिए गुरु जो होते हैं वो दशम और सप्तम के अधिपति होने के कारण और केंद्र में मूल त्रिकोण राशि दोनों बनी है, अपनी राशि के बैठे हैं, सस महापुरुष योग लगाएंगे। केंद्र में लग्न में सूर्य कारक होते हैं, लग्न में बैठे हैं। शनि लग्न में व्यक्ति को गंभीर और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ दूरदृष्टता का भाव रखते हैं, न्याय प्रियता देते हैं। एक जन है मेरे कार्यक्रम में, पता नहीं वो कहां से आ गए हैं, नाम उनका क्या है भूल रहा हूं, पर वो मेरे प्रत्येक कार्यक्रम पे जाकर के इतने कमेंट कर रहे हैं, मतलब बंच के हिसाब से आप समझिए कि 50 कमेंट, और मैं बार बार उनको ब्लॉक कर रहा हूं, पर पता नहीं फिर से वो आ जाते हैं और वहां पे अपना नंबर देते हैं और कुछ लिखते हैं कि मेरे पास संपर्क करिए या ऐसा कुछ करके। पता नहीं उनके कमेंट मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर उन्होंने ऐसा ही कुछ नंबर से ही उन्होंने अपनी आईडी बना रखी है, नंबर से ही वो आईडी आती है, नाम भी उनका आता है, नाम तो याद नहीं है, पर ऐसे तो जो भी हो भगवान थोड़ा ये चीज दूसरों को भी परेशान करती है, मुझे भी करती है ये बात। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहां पे शनि लग्न में बैठे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति गुरु केंद्र में बैठ करके जातक के करियर को बल देंगे और साथ ही साथ यहां पे व्यक्ति का गंभीरपन होना और भी ज्यादा बढ़ेगा, उसकी नैतिकता उसके पास रहेगी, वो गंभीर होगा और थोड़ा दुखी भी होगा। लग्न में शनि और सूर्य जब बैठते हैं, चाहे किसी भी राशि की बात करता हूं, लग्न में शनि और सूर्य जब बैठते हैं तो वो थोड़े दुखी बनाते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है दुखी करने की। जैसे मेरी खुद की कुंडली में भी लग्न में अगर सूर्य बैठे हों और शनि दोनों बैठे हैं तो मुझे भी थोड़ा दुख होता है, और वो अपने लिए नहीं होता, वो कष्ट मुझे अपने लिए नहीं होता कि मुझे ये चीज चाहिए। दरअसल घर के लोग मेरे ये कहते हैं कि तुम अपने लिए तो कभी भी नहीं करते हो, घर में सभी लोगों का कुछ भी हो जाए तो तुम बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हो, पर अपने लिए अपना स्वास्थ्य लेकर के झक रहे हो या ऐसा कुछ। मतलब आप ऐसा ये कह सकते हैं कि व्यक्ति दूसरों को लेकर के भी कई बार बेवजह की चिंताओं में भी अपने आप को डाल लेता है। जहां बहुत कम छोटी बात अगर दूसरे को परेशान करेगी तो वहां व्यक्ति तुरंत ही अपने आप को उसका जिम्मेदार मान लेता है, या फिर थोड़ा ये कह सकते हैं कि वो एक्टिव हो जाता है ज्यादा
सामान्य सी चीजों पे भी, या बहुत ज्यादा विचार करने लगता है। आप इसको जैसे समझना है समझ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां ये ग्रह, हर एक ग्रह की प्रवृत्ति होती है। जैसे सूर्य की दशा जब आपके ऊपर से चलेगी, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, जब आपकी कुंडली में या फिर आपके जीवन में सूर्य की दशा जब चलेगी तो आप थोड़े से इरिटेटिव साउंड करेंगे, मतलब जल्दी घबरा जाना, पेट से संबंधित समस्या पैदा हो जाए, अपच एसिडिटी की समस्या हो जाए, हड्डियों की समस्या हो जाए, मन परेशान रहे, किरकिर होता रहे। जब जब चंद्रमा की दशा आएगी तो आप थोड़े शांत होंगे, आप थोड़े धीर हो जाएंगे, थोड़ा मन खुश रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की ये स्थिति होती है। वो ऐसा है क्योंकि वो मन है, तो मन को वो व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। मंगल में व्यक्ति, आप उसकी प्रवृत्ति से उसको जोड़ के देखिए कि जब कभी मंगल की दशा किसी जातक पे आएगी तो वो जातक पूरा एकदम भरा रहेगा, मतलब वो कभी भी उदास और निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा, दमखम के साथ लगा रहता है। बुध की दशा आएगी तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, मंगल में भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। शुक्र की दशा से पहले जब गुरु की दशा, या बुध के बाद जब गुरु की दशा आए, मतलब जब कभी भी है, बुध के बाद गुरु की दशा नहीं आती, तो जब गुरु की दशा आएगी, मैं ग्रह के हिसाब से बोल रहा हूं, तो जब गुरु की दशा आएगी तो व्यक्ति में धार्मिकता बढ़ती है, और अगर जो कुंडली में उसके खराब है तो उसकी अधार्मिकता या नास्तिकता के प्रभावों में वृद्धि भी देखी जाती है। हालांकि फिर भी उसके ज्ञान चक्षु खोलने का वो बड़ा शानदार वक्त होता है। गुरु मतलब उसको गंभीर भी बनाएंगे और उसको उसके भाग्य का सुख भी देंगे। शुक्र सुख देते हैं, तो ये ग्रहों का नेचर होता है। ठीक उसी तरीके से जब शनि आएंगे तो व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है, थोड़ा इलोप होना चाहता है, वो अपने आप को अलग रखना चाहता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, और क्रूड प्रैक्टिकल हो जाता है, मतलब वहां वो जीवन को ही समझ जाता है कि ओह, वास्तव में तो जीवन का अर्थ ये है। जैसे शनि की दशा आए तो व्यक्ति इहलौकिक सुख से ज्यादा पारलौकिक सुखों का चिंतन करता है, भगवत भक्ति में उसका मन लग जाता है, सबसे अलग हट करके अपने आप को समय देना चाहता है, और खुद को भी समय न देकर के भगवान की शरणागति उसको समझ में आने लगती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आपको आपकी माया से हटा करके किस तरीके से एक उच्चस्थ स्थिति में अपने आप को ले जाकर के बिठा देना है। ऐसा वो शनि है। और राहु आपको कई जगह भ्रमित करके आपका वक्त बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसा अगर कुंडली में वो कमजोर रहें तो कहने का अर्थ है कि इसी तरीके से तो सूर्य और शनि जब लग्न में बैठते हैं तो इनकी प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति को किरकिरा बना देते हैं, मतलब वो अहमवादी हो जाए, थोड़ा इगोइस्टिक हो जाए, थोड़ा दुखी हो जाए, और चित्त को अपवित्र करने का काम करते हैं। पर ये दोनों में से शनि और सूर्य में जो डिग्री का प्रभाव है वो 16 डिग्री के सूर्य हैं और 27 डिग्री के शनि हैं। यहां ये अस्त हो जाएंगे। पर एक बड़ी अद्भुत बात है कि सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है, शनि का बल बढ़ जाता है। और ठीक उसी तरीके से जब शनि का बल बढ़ेगा तो अब यहां पे शनि का प्रभाव ज्यादा व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगा, जिससे उसकी गंभीरता और जिससे उसका प्रैक्टिकल होना दोनों ही बढ़ेगा। बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी, शास्त्र को जानने का बल बढ़ेगा, ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति भी लग्न में बैठा है तो आयु भी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, चीजों को समझने की योग्यता और क्षमता रखने वाला हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि कम से कम 80 वर्ष की आयु जीने वाला हो जाता है। ये अश्विनी नक्षत्र का भी प्रभाव होता है, मंगल के साथ बैठे हैं तो यहां पे ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये तीसरी सबसे अच्छी बात है। चौथी सबसे अच्छी बात है, यहां शुक्र ठीक नहीं होंगे तो शुक्र यहां पे कमजोर माने जाएंगे। चौथी सबसे अच्छी बात है कि पंचम भाव के अधिपति पे किसी भी, या पंचम भाव पे चंद्रमा मंगल के साथ साथ अगर बात करें तो शनि का प्रभाव शुक्र पे है। शनि कौन है? भाग्य भाव के अधिपति। ध्यान से समझिएगा, शनि इस कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति हैं और शुक्र इस कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति होने के साथ साथ बनते हैं 12वें भाव के अधिपति। पर यहां पे पंचमेश ही कहे जाएंगे क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो शनि लग्न में बैठ करके पंचम भाव के अधिपति शुक्र को देख रहे हैं। तो नवम और पंचम भाव के अधिपति जब एक दूसरे को देख लेते हो या जब एक दूसरे के साथ बैठ जाते हो, गुरु प्रभाव में मजबूत होते हो, लग्न में सूर्य बैठे हो, तो व्यक्ति को उसके पूर्वजों का, उसके पितरों का, उसके पुत्र पुत्रियों का, उसकी संतति जो भी बने वो सब बुद्धिमान, कुशाग्र और ज्ञान से युक्त होती है। अब आप लोगों को मैं आगे बढ़ा करके चंद्रमा की स्थिति को बता देता हूं। चंद्रमा के ठीक पीछे गुरु हैं और उसके अतिरिक्त, गुरु के अतिरिक्त और कोई भी ग्रह नहीं है। चंद्रमा के ठीक पीछे अगर गुरु बैठे हों और उसके पीछे और अन्य कोई भी ग्रह ना हो तो इसे दुर्धरा योग कहते हैं।
जिसके कारण व्यक्ति कम से कम धर्मपरायण, धार्मिक और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली भी होता है। पर यह योग तभी घटित होगा जब चंद्रमा भी शुभ ग्रह बनते हों और गुरु के पास किसी भी तरीके से राहु केतु का कोई संपर्क न होता हो, तो और भी ज्यादा वो निश्चल बनेगा। हालांकि यहां पे गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। 28 डिग्री के हैं, ढलान पे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को सरकार से और सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ बहुत अच्छा मिल जाता है। चतुर्थ भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में 12वें, ये कुहू योग, ये ठीक नहीं होगा। सप्तम भाव के अधिपति अपने भाव से 4 घर आगे स्वग्रही। भाग्य भाव के अधिपति लग्न में महाभाग्यशाली, चंद्र मंगल योग, पंचम भाव को भी लाभ मिलेगा। लग्न में सूर्य और शनि का प्रभाव जातक को धनवान, धार्मिक, ज्ञानी और बौद्धिक बनाएंगे। भाग्य भाव की स्थिति शुक्र की बनेगी तो अनुभवी तो बनाएंगे, लेकिन शुक्र यहां मघा नक्षत्र के व्यक्ति को कम पैसों पे कभी कभी काम करने के लिए मजबूर भी करेंगे और कभी कभी अपनी दशाओं में मेहनत करने के लिए मजबूर भी करेंगे। वैसे मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बड़े अच्छे भाव के अधिपति होते हैं, पंचम भाव के अधिपति हैं। शनि इस कुंडली में अष्टम और नवम के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम के अधिपति होने के कारण उन्हें अष्टम का दोष लगता है। सप्तम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति, ये द्विस्वाभाविक कुंडलियां बनी है, द्विस्वाभाविक लग्न बना है। और द्विस्वाभाविक लग्न बने तो उसे कई बार व्यक्ति को अंग भंग का योग लग जाता है, या फिर कई बार व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश बुध केतु के साथ है तो आपको दृष्टि दोष ना हो, कानों की समस्या ना हो, नेत्रों की समस्या ना हो, माथे का दर्द आदि आपको परेशान ना करे। इसके साथ साथ अंग टूटे नहीं, इसका ध्यान बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता होगी। अंग भंग ना हो, राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से आपको जल्दी ही नजर लग जाती है और कई बार व्यक्ति बालों से कम होता है। ये इतनी सा लग्न 0 डिग्री का, चंद्रमा 0 डिग्री के, सूर्य तो बलवान होकर के बैठे हैं और आर्द्रा नक्षत्र के हैं, इस वजह से उनके पास बल भी होगा, पर कंफ्यूजन से युक्त नहीं होना है। लग्न को बल देने के लिए बजरंगबली की पूजा और गणेश जी के मंत्रों का जप ये आवश्यक होगा। ये बात मैंने इतनी बताई। इस कुंडली में धन भाव के अधिपति का उच्चाभिलाषी होना, गुरु का केंद्र में होना, शनि और सूर्य का एक साथ बैठना, पंचम भाव के अधिपति शुक्र का तृतीय भाव में बैठना, संतान को कई बार आरंभ में मशक्कत करनी पड़ती है, वो एक सामान्य बात होगी। पर नवम भाव के अधिपति, ध्यान से देखिए, तो नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में आना और गुरु को देख लेना, मतलब नवम और दशम का योग बना। नवम भाव के अधिपति का लग्न में जाकर के तीसरी दृष्टि से पंचम भाव के अधिपति शुक्र को देखना, ये जातक के जीवन को कई बार बहुत ही ज्यादा विलक्षण बनाने के साथ साथ धार्मिकता, भाग्य के मामले में और दर्शन के मामले में, दाम्पत्य के मामले में बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र की दृष्टि इस भाव के लिए बहुत अच्छी होगी, पर यहां बैठ करके वो कई बार मेहनत के लिए बहुत ज्यादा परिणाम नहीं दिखाते, या पराक्रम के परिणाम के लिए उनको भटकना भी पड़ता है। मेहनत वो करवाते हैं। मंगल का संबंध स्वग्रही अगर चंद्रमा के साथ हो जाएगा तो कोई भी ग्रह, चंद्रमा यहां एकादशवें भाव में, आपको संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करने के मामले में बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इस कुंडली में लग्न में सूर्य और शनि का बैठा होना, शनि का अस्त होना भाग्य और अष्टम के प्रभावों को अस्त करेगा, तो व्यक्ति के रिसर्च के क्षेत्र को ध्यान से समझिएगा। व्यक्ति के रिसर्च, डीप एनालिसिस, डीप क्रिएटिव होना और डीप थॉट में जाना, इसके साथ साथ व्यक्ति चिंतन में, मनन में, ध्यान में और बुद्धि को कंसंट्रेशन के साथ एक दिशा में ले जाने में, इसके अतिरिक्त उसके क्रिएटिविटी में, इसके अतिरिक्त व्यक्ति के पूरी अवस्था को बिना किसी दुख के झेल लेना, मतलब सुखपूर्वक जीने में खलल पैदा करेंगे। हाँ, और कई बार अप्रत्याशित घटनाएं जीवन में घटित होती रहती हैं, ऐसा भी है। मंगल का प्रभाव अगर पंचम भाव को नहीं मिलता, जैसे इस कुंडली में लाभ भाव के अधिपति हैं, चंद्रमा के साथ लाभेश अगर बैठेगा और केंद्र में गुरु स्वग्रही होंगे, तो जातक का जीवन संपूर्णतया सुखी भी होता है। इस कुंडली में शनि की दशा बहुत महत्वपूर्ण रोल में आएगी, मंगल बड़े महत्वपूर्ण होंगे, गुरु के साथ सूर्य और शनि भी बड़े महत्वपूर्ण होंगे। पंचमेश शुक्र अगर तृतीय भाव में नहीं बैठे होते तो संतान को अपने जीवन में आरंभ में तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती, और धन भाव के अधिपति अगर लाभ भाव में नहीं बैठे होते तो व्यक्ति धनवान नहीं बनता। केंद्र में गुरु,
सभी प्रकार के दोषों का समन करने की शक्ति रखते हैं और वो इसमें सफल भी होंगे। दो त्रिकोणों का संबंध बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, जो जातक को कई तरीके से लाभान्वित करेगा। व्यापार, व्यक्ति का और व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक है, पर व्यापार पे और भी ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी। कारण है कि कई बार व्यक्ति बजट नहीं बना पाता है। हालांकि इस भाव के अधिपति गुरु स्वग्रही हैं और शुक्र जन्म कुंडली में भाग्य को देख रहे हैं। एक शुभ ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पे, भाग्य के कारक गुरु केंद्र में और दूसरे नंबर पे सूर्य भी लग्न में बैठे हैं। इस वजह से आमूल चूल थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, समस्याओं के साथ व्यक्ति विजेता बन ही जाता है। ये बात भी है। तो आपको धन को लेकर के समस्या खत्म हो गई। आपकी कुंडली का धन है, आपकी कुंडली का पराक्रम कमजोर है और मेहनत करने के बाद परिणाम थोड़ा कम मिलता है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली का दशम स्थान बहुत जागृत है, लग्न जागृत है, सूर्य कमजोर हो नहीं है पर लग्न कमजोर हो रहा है और चंद्रमा कमजोर हो रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को एस्टेब्लिशमेंट में दिक्कत होती है। अगर यहां पे एक बात और भी समझने वाली है कि अगर आपकी भी कुंडली में, जैसे यहां पे आप जब देखेंगे तो धन भाव के अधिपति चंद्रमा है और एकादशवें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, ये विशेष धन योग बनेगा। अगर आपकी भी कुंडली में धन भाव के अधिपति जो ग्रह बनते हो, अगर वो लाभ भाव के अधिपति के साथ बैठा हो या युति कर रहा हो या फिर एक साथ एक दूसरे को देख रहे हो, तो ये संपूर्ण धनवान योग होता है और जातक अपने बल पे अपनी इच्छा की पूर्ति करता है और साथ ही साथ कई लोगों की जिम्मेदारी को निभाता भी है। यहां पे मिथुन लग्न के बारे में आप लोगों को मैंने चर्चा करी है कई बार। मिथुन लग्न वाले थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं और बहुत ज्यादा चंचल भी होते हैं। एक जगह पर टिक करके रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। पारदर्शी नहीं होते, छुप करके वार करने वाले होते हैं और कई बार दुर्बुद्धि से युक्त हो जाते हैं। इनका कामोत्तेजक प्रभाव कई बार इनके लिए कष्टदायक भी बनता है। हालांकि इनके पास छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक न एक दिन सबको पता चल ही जाती है। मिथुन लग्न के लोगों में मैथुन प्रियता का भाव देखा जाता है। ये वो लग्न है जो तीव्रतम गति से विकास करता है, वायु तत्व का लग्न है और द्विस्वाभाविक लग्न है। ये कुंडली पृष्ठोदय नहीं शीर्षोदय राशि वाली होती है। लग्न में ऐसी कोई राशि बन जाए जो विषम संख्या की हो तो लग्न को बलवान बनाती है। लग्न अगर 0 डिग्री का बना है तो इसे कमजोर या कमजोर लग्न कहा जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति का एस्टैब्लिशमेंट, व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति के प्रभाव में कमजोरी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा भी 0 डिग्री के बन रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि आपको अपने मन स्थिति को समझने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर हो सके तो अपनी प्रवृत्ति पे और भी ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। बेवजह की बातों से अपने आप को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उलूल जुलूल वक्त पे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समय बड़ा कीमती हो सकता है। आप द्विस्वाभाविक हैं, इस वजह से ना तो चंचल है ना तो स्थिर है। याद करिए मैंने क्या बात कही थी। अगर चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं तो ये चर प्रकृति की राशि है। तो चर प्रकृति के चंद्रमा अगर हो जाएं और लग्न अगर द्विस्वाभाविक का बना है, तो द्विस्वाभाविक वालों में मैंने बात कही थी कि अगर आपकी कुंडली में लग्न द्विस्वाभाविक बना है, इसका मतलब है कि व्यक्ति खुद के स्व उपार्जित धन को एकत्रित करने वाला होता है और इसके साथ साथ उसको किसी के द्वारा दी हुई किसी चीज पे कभी भी भरोसा नहीं होता है। अगर लग्न में कोई विषम संख्या की राशि बनी हो, मतलब 3, 9 और 11 और 7, 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये जो राशियां बनती हैं इसे विषम संख्या की राशि कहते हैं। लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना कुंडली को मजबूती देता है। 3, तो अब जब लग्न में विषम संख्या की राशि बनेगी तो कैसे फायदा होगा, क्योंकि तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि का या विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है। तीसरे भाव में अगर पापक ग्रह की राशि बनेगी या छठवें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है, 8वें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है और एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है। इस वजह से मिथुन लग्न की कुंडली जल्दी ही एक्टिव होती है या ये कह सकते हैं कि इनका भाग्य थोड़ा बलवान होता है। शीर्षोदयी राशि होने के कारण और चंचल और स्थिर में से दोनों की प्रवृत्ति धारण करने के कारण व्यक्ति तीव्रतम गति से बुद्धिमान होता है। तुरंत ही किसी को अपना बना लेता है, अपने हिसाब से उससे बातें करना उसको अच्छा लगता है और साथ ही साथ ताड़ जाता है कि सामने वाले के दिमाग में कौन सी बात चल रही होती है। हालांकि फिर भी ये जितना सफल होना चाहते हैं कई बार उससे थोड़े कम सफल होते हैं। ये धार्मिक होंगे, बुद्धिमान होंगे, लेखक होंगे, समझदार होंगे,
ज्ञानी होंगे, मंत्र पढ़ने वाले होते हैं, वेदवेत्ता होते हैं और लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं। दूसरों की चीज को किस तरीके से अपना बनाना है ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। साथ ही साथ ये संलग्न रहने वाले होते हैं, अपने काम में लगने वाले होते हैं और किसी का भी कई बार गीली चुटकी में नमक पकड़ने का काम होता है। आपका आनंद ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलने देंगे। ये बात होती है, आपके ही वस्तु से अपना काम साध लेंगे और आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये इतने चपल होते हैं कि इनकी चाल कोई समझ ना पाए, ऐसा ये राजकुमार होता है। इस वजह से अपनी जिद पे रह के अपनी मनसा पूरी करते हैं। ये मिथुन लग्न है। लग्न में सूर्य कभी भी बैठेंगे तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनाएंगे और धार्मिक बनाने के साथ साथ नैतिकीय तत्वों से युक्त भी बनाएंगे। ये कुंडली धन के मामले में, पराक्रम के मामले में कमजोर नहीं होगी, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति लग्न में और नवम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं। तो व्यक्ति के साथ साथ पराक्रम के साथ साथ उसका वैभव भी चलेगा और साथ ही साथ उसका धर्म भी चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, वो बिना मेहनत के आपसे कुछ भी आपको देने वाले नहीं हैं। बाकी की चीजें मैं शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा, पर उसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, इस कुंडली में 6 अंक अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए पुनर्वसु नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र में दवाइयां और दान देना रोकना चाहिए। दिन आपके लिए शनिवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा धन कमाने के लिए पूर्व बहुत अच्छी रहे। इसके अतिरिक्त अगर मित्रता करनी हो तो तुला और कुंभ वाले बहुत अच्छे रहेंगे। बच के रहने की बारी है मेष, सिंह और धनु से। और एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली बहुत ही ज्यादा संतुलित हो रही है केंद्र में गुरु, सूर्य और शनि के कारण। अब आपको मैं इनकी कुंडली में नक्षत्रों पर चर्चा कर देता हूं। इनकी कुंडली में सूर्य आर्द्रा के 16 डिग्री के अवस्थागत वो बहुत अच्छे बैठे हैं और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा और मजबूत ग्रहों में बन रहा है। सूर्य का प्रभाव इनकी कुंडली के लिए आग बबूला होने वाला और बेवजह की बातों में चिंतित करने वाला बनाएगा। वहीं शनि के कारण व्यक्ति के काम में जहां जितनी मेहनत की आवश्यकता हो, कई बार व्यक्ति उतनी मेहनत नहीं करता। जहां क्रोध करना हो वहां कई बार शांत रहता है और जहां शांत रहना हो वहां क्रोध कर देता है। बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता भी है और अपने ही ऊपर सवाल भी खड़े करता है। हालांकि जो बात दिमाग में आ जाए उसे वो पूरी करने की पूरी चेष्टा करता है। सूर्य आपकी कुंडली में अवस्थागत बहुत अच्छे हैं, हालांकि वो इस कुंडली के लिए अशुभ ही होते हैं। तृतीय भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, ये मेहनत खूब करवाएंगे, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति शुक्र भी तृतीय भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के अधिपति बुध भी 12 में बैठे हैं। तो ये तीनों का सपोर्ट थोड़ा कमजोर मिल रहा है। लग्न में सूर्य बहुत अच्छे होंगे, आपको नैतिकीय मोरालिटी आपको देंगे, नैतिकीय तत्वों से युक्त रखेंगे। पर पंचम भाव के अधिपति तृतीय और तृतीय भाव के अधिपति लग्न में बैठने के कारण निगेटिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण व्यक्ति को दंत रोगी भी देखा जाता है। दांतों से, बालों से और हड्डियों से, पेट से समस्याएं बढ़ती हैं। चंद्रमा की स्थिति मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर वो आपको जला रहे हैं। मंगल के साथ बैठे हैं तो उग्रता, व्यग्रता और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और इसके अतिरिक्त आप में उद्वेगीपन का भाव भी देंगे। हालांकि इस कुंडली के लिए चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, धन भाव के अधिपति हैं। 25% का परिणाम वो ग्रह करेगा और निस्संदेह आपकी कुंडली में वो ग्रह ठीक ठाक उतना नहीं है। उसको बल देने के लिए आपको किसी शिव मंदिर के दर्शन का आवश्यक ही लाभ उठाना चाहिए। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र की स्थिति मैं अगर देखूं तो अश्विनी नक्षत्र में है। डिग्री के हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं, मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। बल में अगर बात करूं तो अश्विनी नक्षत्र के 7 डिग्री के हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। ये बहुत अच्छा लाभ योग बनाएंगे और आपकी कुंडली में वो 50% के साथ बल देंगे। और एक बात और बता दूं तो तत्व के आधार पर भी वो कुंडली में आपके लिए सहयोगी ही साबित होंगे। अपनी राशि का बैठा ग्रह कभी भी खराब नहीं होता है। हाँ, एक बात है कि अगर पीछे गुरु बैठे हैं और आगे बुध बैठे हैं तो उनको शुभकर्तृ योग भी लगेगा और उनके ठीक आगे केतु अगर बैठे हैं तो वो उनको अनुभवी ही बनाएंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में सबसे अच्छी जो दशा जाएगी वो मंगल वाली हो सकती है। आगे और भी बताऊंगा। बुध की जो स्थिति देख रहा हूं वो आपकी कुंडली में विकास के प्रक्रम में वो ठीक होंगे, पर आपको मेहनत करने की बारी वो देंगे। 25% का वो ग्रह परिणाम करेगा, डिग्री के हिसाब से बोल रहा हूं। नक्षत्र के आधार पर वो आपको क्रिएटिव बनाएंगे। मृगशिरा में बैठे हैं और बुध के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे राहु की दृष्टि जा रही है। इसके कारण व्यक्ति कई बार जहां
ऊर्जा लगाना हो वहां शांत रहता है, वही बात मैंने क्रोध वाली कही। और कई बार अपने ऊर्जा का सामंजस्य नहीं बना पाता है, उसको बार बार ये प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं मेरे पास भी ये बल है, मैं भी ये काम कर सकता हूं। और कई बार अपनी बुद्धि का एक्स्ट्रा इस्तेमाल भी करता है और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देता है जो वांछनीय नहीं है, ये बात भी है। वैसे बुध की दशा आपकी कुंडली के लिए सामान्यतया आपको मैंने बात कही कि वो 25% आपके साथ रहेंगे। गुरु का प्रभाव जिस स्थिति में है उसके आधार पर एक बात बता दूं, वो आपको धार्मिक बुद्धिमान रेवती नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, जिसके कारण सरकार से शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए, गुरु अगर रेवती में बैठे हों, ढलान पे हैं, 28 डिग्री के हैं, कमजोर हो रहे हैं, पेट के रोगी बनाएंगे, शनि की दृष्टि है, इस वजह से और भी ज्यादा ये समस्या बढ़ेगी। पर सरकारी संपत्ति का लाभ और सरकार से जुड़ करके भी व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहे तो निसंदेह कर सकता है। उस गुरु की दृष्टि धन भाव के लिए बहुत अच्छी होगी, सप्तम भाव के लिए भी सामान्यतः अच्छी है, पर पंचम भाव नवी दृष्टि यहाँ पे छठवें भाव के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। राहु और गुरु का संबंध जातक को कई बार कमजोर, होप से आशावादी प्रवृत्ति को कमजोर बना देता है, व्यक्ति के जीवन को कष्ट में डालता है, न चाहते हुए भी कई बार बेवजह के कामों में उलझना पड़ता है, आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है और कई बार कर्म क्षेत्र में आय एक जैसा नहीं रहता है। ये राहु के प्रभावों के कारण ही होता है। दशम भाव पे शनि और गुरु का प्रभाव अगर नहीं होता तो ये क्षेत्र और भी खराब हो जाता है और कर्म क्षेत्र और भी कमजोर हो जाता है। तो ये बात गुरु की थी। वस्तुतः ये आपको धार्मिक बनाने के साथ साथ अच्छी और बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे हैं और ये आपके करियर के साथ साथ आपके पिता के बल की वृद्धि भी रखने वाले थे। राहु की दिशा में कई बार और राहु की दशा के कारण कई बार व्यक्ति को कमजोरी मिलती है, शत्रु बढ़ते हैं, नुकसान होता है, आर्थिक पक्ष कमजोर होता है, साहस प्रभाव कमजोर होता है। इस वजह से राहु की दशा में पिता का, राहु की दशा में धन का, राहु की दशा में घर के पर्यावरण और वातावरण का और राहु की दशा में अपने शत्रुओं का ध्यान आवश्यक रूप से लगाने की आवश्यकता होगी। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो अनुभवी बनाएंगे, धार्मिक बनाने के साथ साथ आपको दानी और परोपकारी बनाएंगे। हालांकि उसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, पापग्रह होकर के शनि देख रहे हैं, लेकिन यहां पे ये दृष्टि कभी भी कमजोर नहीं है। ये आपको हठी बनाएंगे और जो काम आप करना चाहते हैं वो आपसे करवा के ही छोड़ेंगे और उसका फल भी आपको मिलेगा। एकादशवां भाव जिंदा है, ये शुक्र है। शनि की जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर धर्म से, उसके आधार पर बड़े लोगों से, उसके आधार पर बुद्धिजीवी से और उसके आधार पर संतान से, पूर्वजों से, ये सब आपको मिलेगा। हालांकि शनि को बल देने की आवश्यकता होगी। वो ग्रह आपकी कुंडली में 27 डिग्री का बैठा है, गुरु भी आपकी कुंडली में 28 डिग्री के हैं, इस वजह से दोनों का प्रभाव थोड़ा निम्नतम में जा रहा है। तो बजरंगबली के पूजा पाठ की आवश्यकता इस कुंडली को मजबूती दे सकती है। आप गंभीर हैं और गंभीर क्षेत्रों से ही धन कमाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मृतप्राय हैं शनि और अवस्थागत आपकी कुंडली में वो दूसरे सर्वाधिक डिग्री के ग्रह के साथ बन रहे हैं। आत्मकारक ग्रह गुरु है। नवांश कुंडली भी आपकी जो बनी है वो तुला की बनी है और वहां के अधिपति शुक्र उसको देख रहे हैं। आपका दाम्पत्य बहुत अच्छा रहेगा। लग्न में सूर्य और शनि का प्रभाव सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। इस भाव के अधिपति केंद्र में अगर नहीं होते तो दाम्पत्य और डाली रोजगार और भी ज्यादा खराब हो सकता था। पर सूर्य की दृष्टि है जो आपसे अपना रोजगार करवाएंगे। शनि की दृष्टि है जो नवम भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं, तो पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का धर्म पक्ष और भी ज्यादा ठीक होता है। शनि की दृष्टि यहां के लिए ठीक होगी, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि शुक्र के लिए, क्योंकि पंचमेश को देख रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जहां आपका व्यय कंट्रोल करेंगे, जहां आपको वैरागी बनाएंगे, वहीं संतान के जीवन को आरंभ में दिक्कत भी देंगे। 7वीं दृष्टि जो यहां पे पड़ेगी वो जातक के जीवन में कई बार उसके रोजगार परक क्षेत्रों को खोलने वाले बनेंगे, भाग्य का लाभ देंगे, पत्नी को थोड़ा कठोर और कई बार आपके लिए चिंतित होने वाला बना देंगे। लेकिन दशम भाव पे उनकी दृष्टि, उस भाव का अधिपति वहां बैठा है, इस वजह से वहां पे कभी भी खराबी नहीं होगी। अगर यहां गुरु नहीं बैठे होते तो कमजोरी बढ़ जाती। मतलब यहां के लिए भी अच्छी नहीं है, यहां के लिए भी उतनी अच्छी नहीं है और यहां के लिए भी उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से ही मैंने बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा था। राहु और केतु का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए अगर मैं बताऊं तो राहु का अगर पुरुष की कुंडली हो, ध्यान से समझिएगा, अगर पुरुष की कुंडली हो और राहु 6वें भाव में बैठे हों तो वह एक्स्ट्रा साहसी बना देते हैं। और हालांकि यहां अगर इस भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि जा रही है, बुध लग्नेश होकर के 6वें भाव को देख रहे हैं, तो आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आपके जीवन का नुकसान नहीं कर सकती और दुश्मनों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन हानि का योग आपकी कुंडली में नहीं लगा है, कोशिश करिएगा आप किसी को दीजिएगा मत,
लेना चाहें ले सकते हैं। कई जगह से धन कमाने का योग लगा है, जैसे पंचम भाव थोड़ा कमजोर हो रहा है पर एकादशवां भाव बलवान है, भाग्य भाव ठीक बैठा है, धन भाव ठीक बैठा है, तो आप सूद पे पैसे भी चला सकते हैं और शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि से भी धन कमा सकते हैं। संतान को इन सब चीजों से दूर रखिएगा और आपकी कुंडली का रोजगार और आपकी कुंडली का दाम्पत्य ये दोनों ठीक है। सूर्य और शनि का प्रभाव सप्तम भाव को प्रभावित करेगा और ये लग्न को भी प्रभावित करेगा। इस वजह से व्यक्ति बेवजह की चिंताओं में लिप्त रहता है। धन ठीक है, पराक्रम कम मेहनत करवाएगा। चतुर्थ भाव कुहू योग का निर्माण कर रहा है, इस वजह से चल अचल संपत्ति और घर में कई बार माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर रहे। पंचम भाव मेहनत करवाएगा। छठवां भाव दारिद्र दोष, इस वजह से देना नहीं है। सप्तम भाव बहुत अच्छा, अष्टम भाव ठीक ठाक, नवम भाव बहुत सुंदर, दशम भाव श्रेष्ठतम, एकादशवां बहुत बढ़िया, 12वां लग्नेश के बैठने के कारण व्यक्ति को थोड़ा दुखी बनाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।